लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार। आज डेट है 6 जून 2021 और हम सब डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, साथ में समान अध्ययन के भी प्रश्न करेंगे जो कि सेशन के एंड में होगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है एमयू एक्सप्रेस पर्ल के बारे में, जो कि श्रीलंका के तट पर डूब गया। वह किस देश का था? भारत, सिंगापुर, श्रीलंका या भूटान? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, सिंगापुर। एमयू एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया है वो किस देश का था? सिंगापुर का था। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। रसायन ले जाने वाला सिंगापुर बेस्ड पोत एमयू एक्सप्रेस पर्ल श्रीलंका के तट पर डूब गया और इस पोत पर 25 टन नाइट्रिक एसिड और 1486 कंटेनर लोड थे। श्रीलंका सरकार ने जहाज कंपनी के जो मालिक है उसे सफाई आदि के एवज में $17 मिलियन का हर्जाना मांगा है। और देखिए, जब ये डूबा था तो 12 दिन की इसकी मशक्कत की गई उसके पहले, लेकिन फिर भी ये जलकर और डूबी गया। तो आपको मैं बताऊं कि इसमें श्रीलंका की जो तटरक्षक है यानी कि कोस्ट गार्ड है और भारत की जो कोस्ट गार्ड है, दोनों ने काफ़ी मशक्कत किया। और भारत की तरफ से जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका जो जहाज है व्रज, वैभव और जो समुद्र प्रहरी, जिसको पीआर के तौर पे हम जानते हैं, आग बुझाने के प्रयासों में तेजी लाने और तेल रिसाव को रोकने के लिए भाग लिया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसकी स्थापना जो हुई वह समुद्री सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक जो है कृष्ण स्वामी नटराजन है। और अगर हम बात करते हैं भारतीय तटरक्षक की जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया। 5 रीजनल क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय के तौर पर बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र का जो कार्यालय बनाया गया मुंबई को बनाया गया है, पूर्वी क्षेत्र का चेन्नई को बनाया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कोलकाता को बनाया गया है और अंडमान निकोबार क्षेत्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया वो पोर्ट ब्लेयर में है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो गांधीनगर गुजरात में है। अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की जो वर्तमान राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे है, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है और यहाँ पे मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया। देखिए, अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका जो है ये मात्र 31 किलोमीटर दूरी पे है हमारे देश से, ठीक है। और ये भारत के कौन सी दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में है? दक्षिण में, साउथ में। और साउथ एशियन कंट्री भी है, आपको पता है 1972 में, ठीक है, 1972 तक, ठीक है, 1972 तक इसका नाम क्या था? सिलोन। आपसे क्वेश्चन कितनी दफ़ा पूछा गया है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। 1972 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लंका, ठीक है। इसके पहले था सिलोन और 1972 में इसका नाम कर दिया लंका, लेकिन समान सूचक शब्द जोड़ दिया गया श्री, ये जोड़ा गया 1978 में, 1978 में, और तब से श्रीलंका के तौर पे इसको जाना जाता है। श्रीलंका का सबसे बड़ा जो नगर है कोलंबो है, जो कि पहली राजधानी रह चुकी है और ये जो है परिवहन की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। आपसे कई दफ़ा पूछा गया है बेदास जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो इस श्रीलंका में निवास करती है। याद रखिएगा, बेदास जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज मौजूद है। आदम ब्रिज किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो आता है, कौन केरल की 15वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, एमवी राजेश। एमवी राजेश जो है केरल के 15वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम देख लेते हैं। भाकपा विधायक है एमवी राजेश और केरल की 15वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये जो चुनाव जीतकर पहली बार आए विधानसभा का, और कौन से क्षेत्र से? त्रिथाला विधानसभा क्षेत्र से। और अपने पहले ही कार्यकाल में राज्य विधानसभा के शीर्ष पद पर काबिज होने वाले वह तीसरे विधायक हैं। इसके पहले भी 2 विधायक पहले ही कार्यकाल में इस पद पर बैठ चुके हैं और एमवी राजेश जो है जिनका स्थान लिया है वो हैं पी रामकृष्णन। पी रामकृष्णन का स्थान लिए हैं एमवी राजेश। अब केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल का जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम में। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री फिर से बने हैं पिनाराई विजयन। ओमान केरल का क्या है? राजस्व है, इसी को याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। और
विधानसभा अगर सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 140 है, राज्यसभा की सीट 9 है और लोकसभा की सीट यहाँ पर 20 है। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम है, जो कि द्रविड़ परिवार की भाषाओं में से एक है। और यहाँ पर हर साल 120 से लेकर 140 दिन तक वर्षा होती है। आप सबको पता है कि केरल को कई उपनाम दिए गए हैं, जैसे कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड्स ऑफ कोकोनट, गॉड्स ऑन कंट्री, ये सभी केरल को उपनाम दिए गए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी। कौन बनाए गए हैं? विवेक राम चौधरी। ठीक है, देखिए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। और एयर मार्शल बल्लभा राधाकृष्ण जो है दिल्ली में पश्चिमी कमान को संभालेंगे और एक इनका स्थान लिए हैं चौधरी का, यानी कि एयर मार्शल विवेक चौधरी जो थे उनके स्थान पे आ गए हैं बल्लभा राधाकृष्ण, जो कि दिल्ली में पश्चिमी कमान के हेड होंगे। और वहीं एयर मार्शल आरजी डकवर्थ को प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालने को भेजा गया है। वायुसेना की अगर हम बात करते हैं तो वायुसेना जो स्थापित हुई वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में एयर चीफ मार्शल जो है वह राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्लियर? चल आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2020 हम लोगों ने देखा था लॉकडाउन में बीता और 2021 भी लॉकडाउन में हम लोगों का चल रहा है। तो 2021 विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबानी किस देश ने किया? वर्चुअल तौर पे ही हुआ है ना। तो फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन? तो ये किया है पाकिस्तान। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबानी कौन से देश ने किया? पाकिस्तान ने किया। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम जान लेते हैं। 5 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल यह जो दिन है पर्यावरण संरक्षण और लोगों के अंदर प्रकृति के महत्व के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए इसको मनाया जाता है। 2021 विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, यानी कि RRR। याद रखिएगा 2021 विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो है RRR। ठीक है, और पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबानी किया है। 1974 में पहली बार, 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र में 5 से लेकर 16 जून तक चला था। भाई इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस रहा इसका वैश्विक मेजबानी पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पाकिस्तान का जो राजधानी इस्लामाबाद है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया चलता है और प्रधानमंत्री वर्तमान में इमरान खान है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर देखते हैं हम सब। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किसने तैयार किया ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज? तो ये किया गया NCPCR के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट को हम देखते हैं, जो कि हमें यहाँ से डाउट जो रहा क्लियर हो जाए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक लॉन्च किया है। और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2/14 के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की जाएगी। पोर्टल का जो उपयोग है उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। और बच्चों का जो डेटा है उसको अपलोड करने के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग को पोर्टल पर कोविड केयर लिंक प्रदान किया गया है। और वर्तमान में जो हमारे देश की बाल विकास मंत्री हैं, केंद्रीय बाल विकास मंत्री वो स्मृति जुबिन ईरानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरियल स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किसने किया है? तो ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम एक नज़र देख लेते हैं। IIT मद्रास के स्मृति अध्ययन केंद्र वर्चुअली एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला यानी इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप की मेजबानी किया है। इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज, इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी एसोसिएशन एम्स्टर्डम के तत्वाधान में एशिया क्षेत्र में पहला नेशनल नेटवर्क ये है। स्मृति अध्ययन में डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित और सलाह देने के लिए एक अग्रणी विद्वतापूर्ण मंच प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से मेमोरी स्टडीज में अनुसंधान विधियों और नवीन इंटरैक्टिव टूल की यहाँ पे खोज करने में भी सुविधा इससे मिल सकेगी।
तो ये था आपका यहाँ पे एशिया की पहले इंटरनेशनल मेमोरियल स्टडीज से जुड़े क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आईएनएस संध्याक को कब सेवा मुक्त किया गया? आईएनएस संध्याक को कब सेवा मुक्त किया गया? तो ये किया गया 4 जून को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एक नज़र हम देख लेते हैं। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्याक को सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसने भारतीय नौसेना में 40 साल सेवा दी है। संध्याक का सेवा मुक्ति समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में हुआ और इसका निर्माण जो है 1978 में GRSE कोलकाता में किया गया था और 26 फरवरी 1981 को इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था। अपनी सेवा के दौरान इसने 200 से अधिक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण में मदद की। इसने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन सारोंग आदि सहित विभिन्न ऑपरेशनों में भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गिफ्ट एक थिंक टैंक का गठन किस राज्य ने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा भाई? गोवा के द्वारा। ठीक है, गोवा ने गिफ्ट एक थिंक टैंक गठन किया है और इसके बारे में थोड़ा हम फैक्ट को जान लेते हैं। अगर इसके फैक्ट पे हम नज़र डालते हैं तो आपको मैं बता दूं, जिस तरह से नीति आयोग है उस तरह से गिफ्ट को एक अपने स्टेट के लिए गोवा ने गठन किया है। गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया है जिसको गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन यानी गिफ्ट का नाम दिया गया है और ये जो है नीति निर्माण में सरकार की सहायता और मार्गदर्शन करेगा और सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में भी मदद करेगा। यह राज्य सरकार की विभिन्न विकास जो योजनाएं होंगी, कार्यक्रम होंगी और योजना होगा उसका मूल्यांकन भी करेगा। अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में, यानी कि गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन जो गठित की गई, गिफ्ट जो गठित की गई, इसके अध्यक्ष जो होंगे वह गोवा के मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह से नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उस तरह से गोवा के जो मुख्यमंत्री होंगे वह इसके अध्यक्ष होंगे और इसे संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत स्वायत्ता मिली हुई है। देखिए, अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा पश्चिमी भारत का एक राज्य है और इसकी तट रेखा अरब सागर के साथ फैली हुई है। गोवा के गवर्नर जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं अतिरिक्त प्रभार में। गोवा सीएम कौन है? प्रमोद सावंत और गोवा का कैपिटल है पणजी। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा का राज्य पक्षी की अगर हम बात करें तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है और गोवा का राज्य पशु है गौर और गोवा का राज्य पेड़ जो है वो है मैटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसने फेंगयून 4B FY4B सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देखिए, फेंगयून 4B या FY4B जो है इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया है वह कौन सा देश है? जापान, चीन, ताइवान या फिर दक्षिण कोरिया? तो यहाँ पे सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, चीन। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा फैक्ट को। चीन ने फेंगयून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रहों में से पहला है। फेंगयून 4B को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा सिंचुआन प्रांत के सिंजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग जो है मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान और साथ ही साथ पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा। मध्य प्रशांत महासागर, एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र इसकी अवलोकन सीमा के अंतर्गत आते हैं। अगर चीन की बात आती है, चीन का जो कैपिटल है बीजिंग है, यहाँ पे करेंसी चलती है युआन और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इजराइल के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो बने हैं इसाक हर्जोग। कौन बने हैं? इसाक हर्जोग। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम फैक्ट को जान लेते हैं। इसाक हर्जोग को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कौन से नंबर के हैं भाई? 11वें। और वह एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं। 120 सदस्यीय सदन में उन्हें 87 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मिरियम पेरेज को हराया है। किसको हराया है? मिरियम पेरेज को हराया है और इनको 120 में से 87 वोट मिले हैं। वह अगले महीने मौजूद या तो अभी राष्ट्रपति हैं अभी जो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका स्थान लेंगे भाई, ये लेंगे रूवेन रिवलिन को। ठीक है, अभी वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? रूवेन रिवलिन। और इन्हीं का स्थान लेंगे अगले महीने जुलाई में। 7 जुलाई को, जुलाई जो है उसमें 9 जुलाई को इनका कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है,
और इनका कार्यकाल जो होगा वो 7 साल का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है या चुने जाते हैं वो कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। ये जो इसाक हर्जोग है 1999 और 2000 के बीच प्रधानमंत्री जो थे वहाँ के इजराइल के, यहूद बराक उनके कैबिनेट सचिव के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। इजराइल की बात करें तो यह भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है, इजरायली शेकेल चलता है। बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आगे कौन चेंज होते हैं वो देखने की बात होगी, क्योंकि अभी फिलिस्तीन और जो इजराइल के बीच अभी जो वार चल रहा था, उसके बाद अभी जो 2 विरोधी दल है वो मिलकर यहाँ पे गठबंधन के साथ सरकार बनाने का ऐलान किया है। तो देखिए आगे कौन प्रधानमंत्री बनते हैं उस पर हम लोग बात आगे करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वह इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल के जवाब से। तो कल हमने आपसे पूछा था कै की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो ये किया था अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ठीक है, 148 के अंतर्गत कै की नियुक्ति की जाती है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था पेरिस की संधि कब हुई थी, तो ये हुआ था 3 सितंबर 1783 को। याद रखिएगा पेरिस की संधि कब हुई थी, 3 सितंबर 1783 को। अब बात करते हैं आज का सवाल का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि पामीर का पठार सागर तल से कितना ऊंचा है। पामीर का पठार सागर तल से कितना ऊंचा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो रहा गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं कौन लिखता था, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी, अलबरूनी या रुकुनुद्दीन फिरोज। तो जो सही आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी है। और आज का जो सवाल है वो आपको ध्यान से देखकर आंसर आपको नोट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।